हे गाइस, व्हाट्सअप। माय नेम इज अशोक कुमार यादव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल बेसिक केमिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वालिटेटिव मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, एनोड और कैथोड पे क्या आएगा। क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे, इसमें क्या निकालना होगा कि इलेक्ट्रोड पे जो है कितना आपका कितना प्रोडक्ट आपका डिपॉजिट होगा, उसका वेट निकालना है। कितना करंट जो है आपका, कितना जो है चार्ज आप फ्लो कराएंगे वो कैलकुलेट करना है। या फिर मान लीजिए कोई गैस डिपॉजिट हो रही है तो उसका क्या निकालना होगा, आपने वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, तो इस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आपको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी समझ में नहीं आने वाला है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के समझने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। और 6.022 10 to the power 23। अगर हम इसका चार्ज निकालें, चार्ज ऑफ, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ हालांकि ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना आएगा 6.022 10 to the power 23 में आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 96487 कूलम। इसको नियरली जो है ये लिखा जाता है 96500 कूलम। तो ध्यान रखिएगा, इसको एक फैराड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, एक फैराड भी कहा जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो इतना होता है कूलम। इसको एक फैराड कहा जाता है। इस चीज का हम यहाँ पर बार बार यूज करेंगे। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंतर्गत जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है फैराडे लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ, 2 लॉ दिए हैं फैराडे ने, मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, पहले इसका स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। इसका स्टेटमेंट क्या है देखिए, मास डिपॉजिटेड एट any electrode is proportional mass deposited at any electrode is proportional to the electricity passed through the electrolyte, passed through the electrolyte during electrolysis। ये स्टेटमेंट है देखिए इसका, आपको ध्यान होगा। अभी हम बता रहे थे कि जैसे कैथोड या एनोड पे क्या होता है आपका, जो भी मास डिपॉजिट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट में जो आप चार्ज जो है फ्लो कराएंगे। मान लीजिए कोई आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, ये एनोड है, ये कैथोड है आपका, और यहाँ पे आपने इसे लगा दिया है, कोई सोल्यूशन भर दिया है। ठीक है, और इसमें आपने कितना चार्ज फ्लो कराया, आपने क्यू चार्ज फ्लो कराया,
और मास कितना डिपॉजिट हुआ आपका, W हुआ। तो वही कह रहा हूँ, मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जितना भी मास आपका इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा किसी स्पीसीज का, वो उस इलेक्ट्रोलाइट से जितना आप चार्ज फ्लो कराएंगे उससे क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो W अगर मास डिपॉजिट हो और Q क्या हो, चार्ज हो, तो क्या होगा, W प्रोपोर्शनल टू Q, और W इक्वल टू क्या जाएगा आपका, ZQ। यहाँ जो Z होता है वो होता है केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट अभी निकलेगा है, देखिए अगर Z की वैल्यू हम निकालें तो कितना आएगा, W अपॉन Q। अगर मैं Q की वैल्यू 1 कूलाम ले लूँ, यहाँ पे Q की जगह 1 कूलाम ले लूँ, तो Z की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, W। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रोलाइट से आप 1 कूलाम का चार्ज पास कराएंगे तो उस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रोड पे आपका मास डिपॉजिट होगा वही क्या होगा, केमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा। केमिकल इक्विवेलेंट के क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा ये। अभी आपका Z इक्वल टू क्या आ गया आपका, W आ गया ये, ठीक है। अब ये Z इक्वल टू आ गया आपका W। अब थोड़ा यहाँ थोड़ा समझिएगा, मान लीजिए मैंने जैसे Ag लिया, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Ag। ये Ag क्या होगा आपका, कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा। तो यहाँ ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब Q इक्वल टू कितना होगा आपका, 96,500 कूलाम। और इससे क्या मिलेगा आपको, 1 मोल Ag प्लस, क्या मिलेगा आपको, 1 मोल Ag प्लस। और 1 मोल Ag प्लस का मतलब क्या हो गया इसका, मोलर मास। क्या हो गया इसका, मोलर मास। आप देख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि 9650 कूलाम से जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो किसके इक्वल है, मोलर मास के। तो 1 कूलाम से कितना मिलेगा आपको, m अपॉन 9650, m अपॉन 9650, ठीक है। यहाँ पे इंटू में 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं Cu2 प्लस लेता तो क्या बनता, Cu, तो केवल चेंज कितना आता भाई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, मैंने कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 6500। यहाँ पे कितना है, 2 मोल, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9650। तो जहाँ पे ये 1 है, 1 के स्थान 1 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप अगर कोई ऐसा केस लेते हैं जहाँ पर जो आयन है उस पर n प्लस चार्ज है, तो वो उस कंडीशन में n इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा और यहाँ पे आपका m बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा इस तरह से ये। अब इसके लिए जो यहाँ जो ये n मोल है, तो n मोल के लिए Q कितना आएगा, n इंटू 9650 कूलाम। अब यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ 1 लिखा हुआ है ना ये, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, मोलर मास। भाई क्या होता है उसका, मोलर मास। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो n इंटू 9650 कूलाम लेने पर मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, मोलर मास के इक्वल। तो हमें कितने पे निकालना है, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम पे कितना डिपॉजिट होगा, वो आएगा मोलर मास अपॉन n इंटू 9650, इतना तो आएगा। और मोलर मास अपॉन n, ये n क्या है आपका, n फैक्टर है। जितना भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो क्या कहलाता है आपका, n फैक्टर कहलाता है। जैसे Cu2 प्लस के लिए n फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। Ag प्लस के लिए n फैक्टर क्या होगा आपका, 1 होगा। तो मोलर मास अपॉन n क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट। तो E अपॉन कितना आ जाएगा आपका 9650। यानी 1 कूलाम के लिए जो भी आपका डिपॉजिट हो रहा है वही तो क्या है, Z है। तो Z की वैल्यू क्या आएगी, E अपॉन 9650, ठीक है। और जहाँ पे E क्या है, E जो है इसका इक्विवेलेंट वेट है। अब देख सकते हैं कि E क्या है उसका, E जो है उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो अगर हम Z की वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा EQ अपॉन 9650। बट हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। तो W इक्वल टू आ जाएगा आपका EIT
अपॉन 9650, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप इजीली जो है इलेक्ट्रोड पे कितना मास आपका डिपॉजिट हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ ये आपको कम्प्लीटली जो है समझ में आ गया होगा। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. With a current of 1.5 ampere, what is the mass of copper deposited? What is the mass at cathode? मोलर मास दिया हुआ है आपको, मोलर मास ऑफ कॉपर इक्वल टू 63.5 ग्राम पर मोल। देखिए पूछ रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से 10 मिनट के लिए जो है 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो कराया गया है, तो कैथोड पे जो है कितना कॉपर डिपॉजिट होगा ये कैलकुलेट करना है। अभी कॉपर का मोलर मास आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो कैसे होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu, ये तो होगा ना। तो अगर हम कॉपर के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालें तो मैंने क्या बताया था, मोलर मास अपॉन जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं साइन फैक्टर कहा जाता है, तो अपॉन में क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ये होगा ई। अब देखिए आई कितना है आपका 1.5 एम्पियर, टी कितना है आपका 10 मिनट, दैट इज वो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 इंटू 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 600 सेकंड। तो आपको डब्ल्यू निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है मैंने ई आई टी अपॉन ये हो जाएगा ई की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया नहीं कैसे हुआ, मोलर मास अपन जितना जितना इलेक्ट्रॉन आपका एक्सचेंज हो रहा है इसको एन फैक्टर कहा जाता है, उससे डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाता है। तो ये आ जाएगा 63.5 आई 1.5 टी है आपका 600 अपॉन में आएगा आपका 2 इंटू 9650। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो नियर आउट इतना आता है 0.2398 ग्राम। इतना कॉपर जो है आपका इलेक्ट्रोड पे क्या होगा आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर एक न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, अब एक टॉपिक इसमें और है, ये समझ में आ गया, आप उसको आप नोट कर लें और कॉपी पेन भाई लेकर बैठे, इससे समझ में नहीं आने वाला जो है, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक टॉपिक और है इसमें आपका जो है उसको मैं समझ देता हूँ, करंट इफिशियंसी।
करंट इफिशियंसी, ये क्या होता है? देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। ये क्या है? देखिए जैसे यही क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे रखा है, और यहाँ जो चीज आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो थ्योरेटिकल यील्ड है। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी हुई, यानी कितना आपका थ्योरेटिकल जो आपका मास डिपॉजिट हो रहा है, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं। इसी को जब प्रैक्टिकली करेंगे तो हो सकता है प्रैक्टिकली आपका इतना है 0.24 आ रहा हो, तो ये प्रैक्टिकल हो गया। तो क्या करते हैं, हो सकता है कितना है, सॉरी 0.237 आए, इस तरह से आए, 0 इतना निकल के आए। तो ये आपका ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, और ये क्या हो गया आपका थ्योरेटिकल हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल वाले को थ्योरेटिकल से डिवाइड कर दीजिएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये इसकी करंट एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। यानी आप जो करंट आप फ्लो करा रहे हैं उसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी रही, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहता कि इसको फ्लो कराने पर कॉपर इतने ग्राम डिपॉजिट हुआ है, तो वैल्यू आपकी एक्सपेरिमेंटल होती है, और जो खुद कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से वो क्या होगी, आपकी थ्योरेटिकल होगी, और दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही कहलाती है आपकी करंट इफिशियंसी। तो इस तरह से ये फैराडे जो है फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए और बार बार पॉज करके देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगले वीडियो में जो है मैं फैराडे सेकेंड लॉ पढ़ाऊंगा, उसके बाद मेरिकल कराऊंगा। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।